बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। कार्यक्रम कृषि दर्शन देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार, जोहार। टमाटर की खेती झारखंड में बड़े पैमाने पर करते हैं हमारे किसान और इसे एक व्यवसाय के रूप में भी लेके चल रहे हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं गर्मी का मौसम है और बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो है वो टमाटर की खेती बरसात के मौसम के लिए तैयारी करने जा रहे हैं। तो टमाटर की खेती बरसात के मौसम में किस प्रकार से करेंगे, उनकी किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, तमाम जानकारियाँ हम आपको देंगे आज के इस अंक में। क्योंकि कृषि समाचार का वक्त हो चला है तो चलिए हम आपको सबसे पहले दिखा देते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। वर्षा के जल को तालाब में बांधकर रखने का करें प्रबंध। सिंचाई कार्य के लिए सोलर पंप सेट का किया जाएगा वितरण। भिंडी की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं पूसा A4। अब समाचार विस्तार से। किसान भाई वर्षा के जल को तालाब में बांध कर रखने का प्रबंध करें, क्योंकि इस पानी से खरीफ फसल को सुखाड़ से जहां बचाया जा सकता है, वहीं रबी फसलों की बुआई के बाद आंशिक सिंचाई की जा सकती है। सिंचाई कार्य के लिए सोलर पंप सेट का वितरण अनुदानित दर पर किसानों के बीच किया जाएगा। किसानों को यह लाभ कृषक ऊर्जा उत्थान अभियान योजना के अंतर्गत दिया जा रहा है। इस योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक कृषक 15 जून तक जिला कृषि पदाधिकारी सह नोडल पदाधिकारी PM कुसुम लोहरदगा के कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। किसान भाई खरीफ फसल मड़ुआ की खेती के लिए ऊंची जमीन का चयन करें, जहां जल जमाव नहीं होता हो। मड़ुआ की खेती सीधी बोआई या रोपा विधि से किया जा सकता है। सीधी बोआई जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई मध्य तक मानसून वर्षा होने पर की जाती है। हाँ, यहाँ का जो मिट्टी है ये तो लगभग 90% तो एसिडिक है, लेकिन जो हम मड़ुआ खेती करते हैं जितने में हमें चाहिए उतना उसमें पोषक तत्व उपलब्ध है और यह हम मड़ुआ अच्छी तरह से लगा सकते हैं। ये खरीफ सीजन आ रहा है, उसमें जो ऊंची ज़मीन है वहाँ पर कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए ठीक ठाक है। भिंडी की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 15 से 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 20 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में परभनी क्रांति, पूसा A4, अर्का, अनामिका, वर्षा उपहार लगाएं। भिंडी की खेती के लिए जल निकास वाली हल्की दोमट मिट्टी उपयुक्त है। ध्यान रहे समतल जमीन में सीधी बुआई करें और 5 से 7 दिनों पर सिंचाई करते रहें। किसान भाई जुताई के बाद मिट्टी को भुरभुरी करने के लिए डिस्क हैरो नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 1.5 से 2 एकड़ प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है मिर्च फसल में फलछेदक कीटों के रोकथाम के नियंत्रण के बारे में। मिर्च फसल में फूल और फल लगने के समय फलछेदक कीट लगने का खतरा रहता है। कृषक भाई इस कीट के रोकथाम के लिए प्रति हेक्टेयर 500 मिलीलीटर इंडोस्कार्ब दवा से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाइयों, आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें आपने कृषि संबंधी ढेर सारी जानकारियाँ प्राप्त की। मौसम के मिजाज से लेकर मंडी के भाव के बारे में भी आपने जाना। जानकारियाँ तो अभी और भी हैं जो हम आप तक पहुँचाएंगे, मगर उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। जैसा कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में ही बताया कि गर्मी का मौसम है और कुछ महीनों बाद अब बरसात का मौसम आ जाएगा और ऐसे में हमारे बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो बरसाती टमाटर की खेती कर रहे हैं। उनका संरक्षण हम किस प्रकार से करेंगे, आज के इस अंक में हम आपको इसी विषय पर विशेष जानकारी देंगे। तो चलिए हम आपको सीधे ले चलते हैं अपने विशेषज्ञ के पास। किसान भाइयों, टमाटर के ऊपर चूँकि बहुत सारे किसान हमारे टमाटर की खेती लगभग साल भर कर रहे हैं। झारखंड में विशेष रूप से अगर रांची ज़िले की बात करते हैं तो यहाँ की जलवायु इसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद होती है। अगर यहाँ पे किस्मों की बात करते हैं तो हमारे जो भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलोर में स्थित है, उसके द्वारा अर्का अभेद, अर्का सम्राट, अर्का रक्षक किस्मों का विकास किया गया है। इसके अलावा जो रांची में प्लांडू स्थित हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो संस्थान है, अनुसंधान केंद्र है, उसके द्वारा भी स्वर्ण समृद्धि, स्वर्ण वैभव जैसी उन्नत प्रभेदों का विकास किया गया है। इन प्रभेदों का अगर आप किसान भाई चुनाव करते हैं तो इससे निश्चित रूप से अच्छी उपज भी सुनिश्चित की जा सकती है। अगर हम बात करते हैं इसमें बरसाती टमाटर की, तो अक्सर हम देखते हैं कि बरसाती जो भी सब्जियां हम लगाते हैं उसमें कीट का और रोग बीमारियों का प्रकोप अधिक होता है। टमाटर भी इससे किसी भी मामले में अछूता नहीं रहा है। अगर बीमारियों की बात करते हैं, बहुत सारी बीमारियाँ जैसे अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, इसके अलावा टोमेटो लीफ कर्ल वायरस और इसके अलावा बैक्टीरियल विल्ट का या उकठा रोग का प्रकोप बहुत अधिक देखा जाता है। किसान भाइयों, जब कभी भी प्रजातियों के चुनाव की बात आती है तो आपको हमेशा ऐसी प्रजातियों का ही चुनाव करना चाहिए जिनमें ये सब बीमारियों का प्रकोप ना के बराबर होता हो या बिल्कुल नहीं होता हो। तो जिन प्रजातियों की हमने अनुशंसा यहाँ की है, इन प्रजातियों में सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर अर्का अभेद, अर्का सम्राट, अर्का रक्षक की बात की जाए तो ये प्रजातियाँ 3 रोगों के प्रति
अर्का सम्राट और अर्का रक्षक 3 रोगों के प्रति, जिसमें अर्ली ब्लाइट है, बैक्टीरियल विल्ट है, इसके अलावा टोमेटो लीफ कर्ल वायरस है। इन 3 रोगों के प्रति इनमें ये प्रतिरोधी पाई गई हैं। इसके अलावा जो अर्का अभेद प्रजाति है वो इन रोगों के साथ साथ जो लेड ब्लाइट बीमारी आती है वो भी इसमें नहीं लगती है। तो इन प्रजातियों का अगर आप चुनाव करते हैं तो रोग बीमारियों का बरसाती टमाटर की खेती के अंतर्गत बहुत अच्छे तरीके से समुचित नियंत्रण किया जा सकता है। किसान भाइयों, किसी भी खेती में विशेष रूप से अगर हम सब्जी की बात करते हैं तो नर्सरी अवस्था जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसी से ये निर्धारित होता है कि हमारी जो फसल है उसकी उपज कैसी होगी। नर्सरी उत्पादन की अगर हम बात करते हैं या पौध उत्पादन की बात करते हैं तो 2 विधियों से हम इसको तैयार कर सकते हैं। एक विधि हमारी जो प्रचलित क्यारी विधि है। क्यारी विधि में हम 3 गुणे 1 मीटर की बेड बनाते हैं। उसमें कम से कम प्रति वर्ग मीटर की दर से हम 4 से 5 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर खाद का इस्तेमाल करते हैं। किसान भाइयों, जब भी हम गोबर खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये ज़रूर सुनिश्चित कर लें कि वो पूरी तरह से सड़ी हुई होनी चाहिए, अन्यथा हमारे खेत में या जहाँ कहीं भी हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं दीमक का प्रकोप हमें अधिक देखने को मिलता है। अगर बिचड़े की अवस्था में हम बात करते हैं तो बहुत सारी हमारी जो मृदा जनित बीमारियां होती हैं, जिसमें आर्द्र गलन या पद गलन एक महत्वपूर्ण बीमारी होती है। इसके नियंत्रण क्रम में भी हम जो खाद इस्तेमाल कर रहे हैं उसको ट्राइकोडर्मा से उसका उपचार अवश्य कर लेते हैं। ट्राइकोडर्मा से उपचारित करने के लिए 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा 100 किलोग्राम खाद के लिए पर्याप्त पाया जाता है। परंतु जिस भी कंपनी का या जिस भी स्रोत से आप ट्राइकोडर्मा को खरीद रहे हैं तो उसके निर्देशानुसार ही उसका प्रयोग आपको करना चाहिए। अगर हम बात करते हैं बीज की, तो किसान भाइयों, बीज को लगाने से पूर्व उसको उपचारित करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। सामान्य रूप से देखा जाता है कि जो भी बीज का आप इस्तेमाल करते हैं वो पहले से उपचारित होता है। यदि वो उपचारित नहीं है तो ट्राइकोडर्मा का इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं 4 से 6 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से। और इसी तरह से अगर आप रासायनिक दवा का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कार्बेंडाजिम का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी जो दर है वो 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के लिए है। बीज उपचार किसान भाइयों बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि जो हमने जैसा बताया कि आर्द्र गलन या पद गलन बिचड़ा अवस्था की बहुत महत्वपूर्ण बीमारी होती है, जिसका नियंत्रण यदि आप नहीं करते हैं तो कई बार देखा जाता है कि पूरी जो गाछी होती है या पौध होती है वो गल जाती है और किसानों को उससे नुकसान उठाना पड़ता है। किसान भाइयों, अगर हम संकर किस्मों की बात करते हैं तो बहुत ही कम बीज की आवश्यकता होती है। लगभग 1 एकड़ में बात करते हैं तो 80 से 100 ग्राम बीज पर्याप्त होता है। और अगर आप इसको प्रो ट्रे में लगा रहे हैं तो प्रो ट्रे में अच्छी बात क्या होती है कि 98 से 104 सेल होती हैं उसमें जो नर्सरी ट्रे होती है। ये एक मृदा रहित जो माध्यम होता है बिचड़ा तैयार करने का, तो क्यारी विधि की तुलना में इसमें मृदा जनित बीमारियां जो होती हैं उसका प्रकोप नहीं होता है। इसमें सबसे अच्छी बात क्या होती है कि हम कोकोपिट और वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं एक भाग के रूप में। यानी आप जितना कोकोपिट इस्तेमाल कर रहे हैं उतना ही आपको वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल करना होगा। और प्रत्येक खाने में एक ही बीज का हम इस्तेमाल करते हैं। सभी बीजों को एक समान वातावरण मिलता है, एक समान नमी मिलती है, तो इनमें बढ़वार भी अच्छी होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि इसमें जड़ों का विकास बहुत ही अच्छा होता है। जड़ों का विकास अगर अच्छा होगा तो आपकी पौध भी अच्छी प्रकार से स्थापित होगी, ज़मीन से पोषक तत्व और पानी का अवशोषण भी वो अच्छी प्रकार से कर। किसान भाइयों, अगर हम टमाटर की बात करते हैं तो लगभग पूरे वर्ष आप लगा सकते हैं। बाज़ार की मांग के अनुसार लगाने का समय का निर्धारण करें। बरसाती टमाटर की अगर बात करते हैं तो बिचड़ा तैयार होने में लगभग 20 से 25 दिन का समय लगता है। अगर आप बिचड़ा तैयार कर रहे हैं तो इसमें चूँकि कई बार माहू की समस्या देखी जाती है, कीटों की समस्या देखी जाती है, जिनके द्वारा जो विषाणु जनित बीमारियां होती हैं उनका प्रकोप होता है, तो आप इसको कीटरोधी जाली के अंतर्गत बिचड़ा तैयार करें। और जब बिचड़ा लगभग 20 से 25 दिन का हो जाए तब इसकी रोपाई करें। भाइयों, अगर आप टमाटर की खेती या किसी भी सब्जी की खेती गुणवत्ता युक्त उत्पादन की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे कारक जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसमें सबसे पहले हमने चर्चा की है कि आपको कैसे स्वस्थ बिचड़े का उत्पादन करना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, जैसे हमने इसमें जो प्रमुख प्रजातियों का जो हमने चुनाव की बात की है, तो ये जो भी प्रजातियों की हमने अनुशंसा यहाँ पे की है उससे आपको अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है, उसकी गुणवत्ता अच्छी होती है और उसकी भंडारण क्षमता भी इन प्रजातियों की से तैयार फलों की बहुत ही अच्छी होती है, जो कि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है किसान भाइयों को लंबे समय तक अपनी उपज को बेचने के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, इसमें जो उपज में एक महत्वपूर्ण कारक होता है वो होता है पोषक तत्व प्रबंधन। तो पोषक तत्व प्रबंधन की दृष्टि से अगर हम प्रति एकड़ की बात करते हैं तो 80 से 100 क्विंटल अच्छी प्रकार से सड़ी हुई गोबर की खाद जो कि आप ट्राइकोडर्मा से उपचारित कर लें तो बहुत ही अच्छा होगा। इसके अलावा 50 से 60 किलोग्राम आपको नाइट्रोजन का इस्तेमाल करना है, 25 से 30 किलोग्राम फास्फोरस का इस्तेमाल करना है और कम से कम 50 से 55 किलोग्राम आपको पोटास का इस्तेमाल करना है। इन सभी खादों के लिए आप
यूरिया का नाइट्रोजन के लिए, इसके अलावा फास्फोरस के लिए डाई अमोनियम फास्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं और पोटास की पूर्ति के लिए आप म्यूरेट ऑफ पोटास का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, अक्सर देखा जाता है कि ज़मीन में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी कमी पाई जाती है, जो कि हमारी उपज को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। तो इसके लिए हमारी अनुशंसा यही रहेगी, चूँकि यहाँ की मिट्टी अम्लीय होती है, तो अम्लीय मिट्टी में आप सुधारक के रूप में चूने का इस्तेमाल ज़रूर करें, 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति डिसमिल, 1 से सवा किलोग्राम प्रति डिसमिल के हिसाब से। और जब कभी भी आप इसमें अम्लीय मिट्टी में आप चूने का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कम से कम जो आपका रोपाई है, रोपाई से 15 से 20 दिन पूर्व इस काम की पूर्ति कर लें। किसान भाइयों, एक चीज़ का विशेष ध्यान दें कि अगर संभव हो तो समय समय पे अपने मिट्टी की जांच अवश्य कराते रहें, क्योंकि सामान्य रूप से ऐसा देखा जाता है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश जो कि प्रमुख हमारे पोषक तत्व होते हैं, जिनकी अधिक मात्रा में पौधों की ज़रूरत होती है, इसकी पूर्ति तो किसान भाइयों द्वारा की जाती है, परंतु सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति सामान्य रूप से किसान भाइयों द्वारा उसके लिए कोई प्रयास नहीं किया जाता। तो अगर आप मिट्टी की जांच करा लेते हैं तो ये आपको ज्ञात हो जाएगा कि अगर आपकी मिट्टी में कोई सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी है तो उसी की अनुशंसा अनुसार वैज्ञानिकों से सलाह लेके उसका इस्तेमाल ज़रूर से ज़रूर करें। झारखंड में आज भी बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो पुरानी तरीके से खेती कर रहे हैं। अगर हमारे किसान नई तरीके से खेती करें, यानी कि वैज्ञानिक तरीके से खेती करें, तो उनको काफ़ी लाभ पहुंच सकता है। जी, हम बात करें वैसे किसानों की जो मिर्च की खेती कर रहे हैं। अगर हमारे किसान मिर्च की खेती नई तरीके से करें तो कम समय में, कम लागत में भी काफ़ी मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? आज के इस वक्त में हम आपको इसी के बारे में देंगे विस्तार तरीके से जानकारी, और इसी के लिए चलिए हम आपको सीधे ले चलते हैं अपने विशेषज्ञ के पास। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे बरसाती मिर्च की वैज्ञानिक खेती के बारे में, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ डॉक्टर रविंदर कुमार सिंह। डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का विषय हमने लिया है बरसाती मिर्च की वैज्ञानिक खेती, तो सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि बरसाती मिर्च की खेती करना हो तो किन बातों का ध्यान शुरुआत में रखेंगे। किसान भाइयों, बरसाती मिर्च की अगर बात करते हैं तो झारखंड राज्य में बहुत बड़े पैमाने पे मिर्च की खेती की जाती है। अभी जो आगे आने वाला समय है वो बरसाती मिर्च की खेती का समय है। तो इसमें जो हम सबसे पहले बात करते हैं तो भूमि के चुनाव और खेत की तैयारी की। अगर भूमि के चुनाव पे बात करते हैं तो चूँकि बरसात के मौसम में रोग, बीमारी एवं कीटों का प्रकोप अधिक होता है, जल जमाव की स्थिति कई बार उत्पन्न हो जाती है अगर अधिक वर्षा होती है, तो जिससे इन विभिन्न प्रकार के कीटों का और विभिन्न प्रकार के रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है। इसलिए जब भी आप कभी भी बरसाती मिर्च की खेती की बात करते हैं तो सदैव ऐसी भूमि का चुनाव करें जिसमें जल जमाव की स्थिति कभी भी उत्पन्न ना होती हो, और यदि उत्पन्न हो भी तो जल निकास की विभिन्न विधियों द्वारा उस पानी को खेत से बाहर निकाला जा सके। किसान भाइयों, जब भी हम खेत की तैयारी की बात करते हैं तो एक जुताई गहरी करके उसके बाद 2-3 जुताई कल्टीवेटर से करके और अंतिम जुताई से पहले 80 से 100 क्विंटल सड़ी हुई गोबरी खाद खेत में मिला के और जुताई कर देते हैं, और उसके बाद पाटा चला के खेत को समतल बना देते हैं। जब भी हम इसके अंतर्गत खाद की बात करते हैं तो सड़ी हुई गोबरी खाद या कंपोस्ट का हम प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, बहुत सारी जो मृदा जनित बीमारियां होती हैं उसके नियंत्रण क्रम में जब भी हम कंपोस्ट खाद या गोबर की खाद का इस्तेमाल करते हैं तो उसे ट्राइकोडर्मा से उपचारित करना हितकर रहता है। ट्राइकोडर्मा से उपचारित करने के लिए 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा को आप 100 किलोग्राम खाद के साथ मिश्रित कर सकते हैं। इसके लिए छायादार स्थान पे गोबरी खाद को अच्छे से फैला दीजिए। उसमें उस समय हल्की नमी होनी चाहिए, यदि नमी नहीं है तो उसमें थोड़ा पानी छिड़क के नमी बना लेते हैं, और जो ट्राइकोडर्मा आप बाज़ार से लेके आए हैं उसे उसके ऊपर छिड़क देते हैं और अच्छे से मिला देते हैं। इसके बाद इसे कम से कम 15 दिन के लिए जूट की बोरियों से ढक कर रखते हैं, जिससे जो ट्राइकोडर्मा होता है जो पूरे खाद में अच्छी तरह से फैल जाता है। इस प्रकार से खाद को हम उपचारित कर लेते हैं। इस प्रकार की खाद का हम जब बिचड़ा तैयार करने के लिए क्यारियाँ बनाते हैं तो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या गोबर की सड़ी हुई खाद को हम खेत की तैयारी के समय या फसल की किसी भी अवस्था में या कभी भी अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे हम ट्राइकोडर्मा से उपचारित कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहता है। डॉक्टर साहब, ये तो आपने जिक्र किया खेत की तैयारी के बारे में। अब सबसे प्रमुख बात आती है कि इसको लगाने का सबसे सही समय क्या होती है और कैसे इसके लिए हम बीजोपचार करके खेतों में लगाएं। किसान भाइयों, अगर हम बात करते हैं बीज उपचार की तो बीज उपचार की आपकी 2 विधियां होती हैं। एक तो आप रासायनिक विधि से कर सकते हैं जिसमें कार्बेंडाजिम का प्रयोग कर सकते हैं 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से, और दूसरा ट्राइकोडर्मा का प्रयोग आप बीज उपचार के लिए भी कर सकते हैं, जिसमें आप 4 से 6 ग्राम ट्राइकोडर्मा को 1 किलोग्राम बीज के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बीज उपचार किसान भाइयों बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अक्सर जब कभी भी हम कोई भी सब्जी को
जब हम बिचड़ा तैयार करके उसकी रोपाई करते हैं तो बिचड़ा की अवस्था में अक्सर देखा जाता है कि पदगलन या आर्द्र गलन की समस्या होती है। ये चूँकि एक सॉइल या मृदा जनित बीमारी होती है, तो जिसके नियंत्रण के क्रम में हमें बीज उपचार अवश्य कर लेना चाहिए। किसान भाइयों, जिस तरह से हमने बताया उस तरह से बीज उपचार करने के बाद आप जो बीज होते हैं उनको 2 विधियों से आप बिचड़ा तैयार कर सकते हैं। एक तो जो हमारी सामान्य रूप से प्रचलित विधि है, जिसमें जो क्यारी विधि होती है, इसके अंतर्गत हम बीजों को उपचारित करने के बाद क्यारियों में 5 सेंटीमीटर की दूरी पे लाइन बना के उसे लगा देते हैं। उसके बाद उसे पुआल से ढक देते हैं। पुआल से ढकना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि उसके बाद जब हम सिंचाई करते हैं तो कई बार क्या होता है कि बीजों के ऊपर की मिट्टी हट जाती है और बीज जो है वो इधर उधर चले जाते हैं। इसके बाद जब अंकुरण हो जाता है तो उस समय आपको पुआल हटा देने की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, जब कभी भी हम क्यारी विधि से बिचड़ा तैयार करते हैं तो एक बात का विशेष ध्यान रखें कि मिर्च की खेती में अक्सर विषाणु जनित बीमारियों का प्रकोप अन्य फसलों की अपेक्षा बहुत अधिक देखा जाता है। इसके नियंत्रण के लिए आपको बिचड़े की अवस्था से ही प्रयास शुरू कर देना होता है। इसके लिए अगर आप जैविक विधि से खेती कर रहे हैं तो कोई भी नीम आधारित कीटनाशी इसका नियमित अंतराल पर प्रयोग करते रहें, जिससे सफ़ेद मक्खी और माहू, चूँकि यही दोनों कीट जो होते हैं वो विषाणु जनित बीमारियों के वाहक होते हैं, तो विषाणु जनित बीमारियों के नियंत्रण के क्रम में आपको इन दोनों कीटों का नियंत्रण करना होता है। इसके अलावा जो भी किसान भाई रासायनिक विधि से इनका नियंत्रण करना चाहते हैं तो 1 ml प्रति 3 लीटर पानी की दर से इमिडाक्लोप्रिड दवा का घोल बना के इसका छिड़काव अगर आप करते रहते हैं तो नर्सरी अवस्था से ही इनका नियंत्रण किया जा सकता है। किसान भाइयों, एक बात हम और बताना चाहेंगे कि इसमें जो सबसे अच्छी विधि होती है बिचड़ा तैयार करने की, वो होती है प्रो ट्रे विधि। प्रो ट्रे विधि में हम क्या करते हैं कि 1 भाग कोकोपिट और 1 भाग वर्मी कंपोस्ट मिला के, ये नर्सरी ट्रे जो 98 से 104 सेल की बाज़ार में उपलब्ध होती है, उसमें हम भर देते हैं और उसके बाद इसमें एक सेल में हम एक बीज लगाते हैं। तो इससे न सिर्फ बीजों की कम मात्रा में ही अच्छी हमारी पौध तैयार हो जाती है, बल्कि चूँकि पौध को सभी जो सेल होती हैं उसमें सभी बीजों को एक समान वातावरण मिलता है, एक समान नमी मिलती है और एक जैसा माहौल मिलने से जो बिचड़ा होता है वो सभी की एक समान वृद्धि होती है। चूँकि यह एक मृदा रहित विधि होती है, इसमें आर्द्रगलन एवं पदगलन की समस्या लगभग ना के बराबर देखी जाती है। तो इस विधि से अगर आप बिचड़ा तैयार करते हैं तो ज़्यादा बेहतर आपको उपज मिलने की संभावना होती है। एक बात का ध्यान रखें बिचड़ा तैयारी के समय कि जब कभी भी आप क्यारी विधि का प्रयोग कर रहे हैं बिचड़ा तैयार करने के लिए या पौध तैयार करने के लिए, तो जिस दिन आपको रोपाई करनी हो उसके लगभग 1 हफ्ते पहले पानी बंद कर दें। ये इसको हार्डनिंग बोलते हैं सीडलिंग की या पौध की, और ये इसलिए ज़रूरी होती है ताकि रोपाई के समय जो पौध है उस पर एकाएक जो शॉक लगता है या झटका लगता है उसका वातावरण चेंज होने से वो उससे पौध को बचाया जा सके। तो इसमें आप ज़रूर देखते रहें कि यदि सुबह के समय में लग रहा है कि पौधे थोड़े से उसमें पानी कमी नज़र आ रही तभी सिंचाई करें, अन्यथा जब आप रोपाई करना उसके 1 दिन पहले आप हल्की सिंचाई कर दें, जिससे जो बिचड़े हैं या जो पौध है वो आसानी से उखाड़ के खेतों में लगाई जा सके। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बता दी लगाने की विधि और सही समय। अब सबसे प्रमुख बात आती है कि कौन सी प्रमुख किस्में हैं जिनको बरसात में लगाया जाए ताकि उनसे अधिक से अधिक मुनाफा मिल सके और कीट का प्रकोप कम से कम हो। किसान भाइयों, एक चीज़ तो है कि बरसात के समय में कीट और रोगों का प्रकोप बहुत अधिक होता है, तो जो भी आप प्रजातियों का चुनाव कर रहे हैं उसमें इन बातों का ध्यान रखें कि उसमें रोग बीमारियां और कीटों का प्रकोप कम से कम होता हो। अगर हम सामान्य रूप से बात करते हैं कि कौन कौन से प्रभेद यहाँ के लिए उपयुक्त होते हैं, तो पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, अर्का लोहित, अर्का मेघना, इन प्रजातियों का उन्नत किस्मों का आप चुनाव कर सकते हैं और इनसे अच्छी उपज भी आपको प्राप्त होती है। और न सिर्फ अच्छी उपज बल्कि विभिन्न प्रकार के रोग बीमारियों एवं कीटों के प्रति भी इनमें जो प्रकोप होता है इनमें वो कम होता है। तो इन प्रजातियों का अगर आप चुनाव करते हैं तो औसतन आपको 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर या 80 से 100 क्विंटल प्रति एकड़ की आपको उपज इसमें प्राप्त होती है और इसमें रोग बीमारियां और कीटों का प्रकोप भी कम होता है, तो पौधे स्वस्थ रहते हैं और आपको उपज और आमदनी दोनों ही अच्छी प्राप्त होती है। एक आप इसमें समस्या, जैसे हमने बताया कि विषाणु जनित बीमारियों की समस्या आती है, तो विषाणु जनित बीमारियों का चूँकि वाहक जो होता है वो सफ़ेद मक्खी और माहू या लाही कीट होता है, तो इन कीटों के नियंत्रण के लिए आपको बिचड़े की अवस्था से ही प्रयास करना होगा। और उसके लिए प्रो ट्रे विधि में अगर आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो सबसे अच्छा रहेगा कीट रोधी जाली घर की आप व्यवस्था कर लीजिए। यदि इसकी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं तो जहाँ भी आप प्रो ट्रे रख रहे हैं वहाँ पे
बांस का अस्थायी संरचना बना के उसको कीटरोधी जाली से ढक के भी इसका कम लागत में इस संरचना का निर्माण किया जा सकता है। इसके अंतर्गत अगर आप बिछड़ा तैयार करते हैं तो इन कीटों का समुचित नियंत्रण किया जा सकता है बिना किसी दवा के या बिना किसी रसायन के प्रयोग के। जब भी आप इनके रोपाई की बात करते हैं तो एक चीज़ का आपको ध्यान देना होता है कि जिस दिन आप रोपाई कर रहे हैं उस दिन खेत में हल्की नमी बनी रहे, अन्यथा रोपाई के बाद आपको तुरंत उसमें सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। ये थोड़ा सा प्रोट्रे विधि में अच्छी बात क्या होती है कि जड़ों का स्वस्थ पौध के साथ जड़ों का अच्छा विकास होता है। क्यारी विधि की तुलना में जड़ें इसमें बिल्कुल भी क्षतिग्रस्त नहीं होती हैं। जब रोपाई के लिए उसको हम नर्सरी ट्रे से निकालते हैं तो रोपाई के बाद इनकी स्थापना अच्छी तरीके से और शीघ्र हो जाती है क्यारी विधि की तुलना में। तो अगर आप बात करते हैं रोपाई, डॉक्टर साहब चलते चलते आप हमारे किसान भाइयों को और क्या सुझाव देंगे कि बरसाती मिर्च की खेती करके कैसे वो अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे? किसान भाइयों, इसमें जैसा कि हमने शुरुआत में ही बताया था कि सबसे पहले तो आपको बरसाती मिर्च में चूँकि रोग एवं कीटों का प्रकोप अन्य मौसमों की तुलना में अधिक होता है तो प्रोट्रे विधि का इस्तेमाल करें। ऐसे खेत का चुनाव करें जिसमें जल जमाव की स्थिति ना आती हो, और इसके अलावा यदि बरसात अधिक हो रही है तो उस समय जल निकास का उत्तम प्रबंध करते हैं तो मिर्च की खेती से अच्छी उपज और अच्छी आमदनी दोनों ही सुनिश्चित की जा सकती है। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में इतनी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो किसान भाइयों, हम आशा करते हैं कि आज के इस में हमने आपको जो भी जानकारी दी है उसका आप भरपूर लाभ उठाएंगे। आपसे बात करते करते समय का तो पता ही नहीं चलता और कैसे हमारे हाथ से समय निकलता जाता है, तो यानी कि हमारे कार्यक्रम की समाप्ति का भी वक्त हो चला है। तो जाते जाते हम चाहेंगे कि आप हमारे इस पते पर संपर्क करें अगर आपको कोई भी जानकारी लेना या देना चाहते हैं हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो चलिए जल्दी जल्दी हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पेन संख्या है 834001। तो किसान भाइयों, हमें आपके खतों का रहेगा बेसब्री से इंतज़ार। अगले अंक में कुछ ऐसे ही कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियों के साथ हम आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।